My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about my dear students quantum mechanics revision lecture number first. ठीक है my dear students, बहुत ज्यादा दिनों बाद आज फिर से स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है, और ये समझिएगा आज L1 चल रहा है, मान लीजिए लेक्चर नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो ये देरी इसलिए भी माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है DDU का. ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी कई यूनिवर्सिटीज का नहीं आया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़कर. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए रिजल्ट आए ना आए हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और चलिए शुरू करते हैं आज क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज बात ऐसी होने वाली है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बातें हुई, ठीक है, उनको हम आज रिवाइज करते हुए समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या समझा और किन मुद्दों की बात चल रही थी. ठीक है, तो एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हुआ ये कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये आया कैसे. तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स जब हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें हो रही थी पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें चल रही थी तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें देखा गया कि जो मैक्रो पार्टिकल्स थे, मैक्रो मतलब समझते हैं, मैक्रो मतलब समझते हैं जो हम देखते हैं, जो चीजें हम छू सकते हैं, जैसे ये मैक्रो है, बड़ा है. ठीक है, इसका जो निडल है ये बड़ा है, इसे मैक्रो कह सकते हैं. ठीक है, जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो मैक्रो है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये मैक्रो है, हम देख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो हम देख सकते हैं वो मैक्रो पार्टिकल्स हो. ठीक है, तो हम जो भी चीजों का यूज कर रहे थे वो मैक्रो पार्टिकल्स थे और उन पार्टिकल को हम किस में पढ़ रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे. ठीक है, अब सवाल आया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर बात करें उन पार्टिकल्स के बारे में जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, जो हमें बेहद ही कभी दिखाई नहीं देते. एक तो ठीक है, जब बना कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके बाद दिखने शुरू हुए. ठीक है, तो उसके बाद जो चीजें दिखने लगी, मान लीजिए थोड़ा बहुत ज्यादा अगर आप उससे देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप से, तो उसके लेंस में कुछ ऐसा बना होगा और उसमें लेंस के अंदर ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देंगे. ठीक है मेडिसिन, तो इन माइक्रो पार्टिकल्स की क्या क्लासिकल में मैक्रो और क्वांटम के लिए माइक्रो. ठीक है, इन मैक्रो माइक्रो का खेल है. ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब हम रीडिंग करते हैं तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है मेडिसिन. ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का अगर हम क्या कहें डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ठीक है, क्योंकि पहली बात तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर द माइक्रो एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रो पार्टिकल्स. ठीक है मेडिसिन, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जिसमें एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम सूक्ष्म चीजों की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो होता है मेडिसिन क्वांटम मैकेनिक्स. इज इट क्लियर? अब देखना हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की, इसलिए पड़ी मेडिसिन. क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे मेडिसिन जो इलेक्ट्रॉन था, क्या था, मेनली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, क्योंकि मेडिसिन देखो अगर एटम की स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में होता है क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ठीक है, ये जो है ये अपना क्रिएशन कर चुका है. ठीक है, एक स्टेबल थिंग है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है मेडिसिन कई सारे ऑर्बिट होते हैं, ये तो आप जानते हैं नेल्स बोर थ्योरी के थ्रू. ठीक है, कई सारे ऑर्बिट होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो अब इनके अंदर जो चीजें होती हैं उसको लेकर. ठीक है, तो पहली बार क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है मेडिसिन. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हुआ क्या कि जब हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं तो वो चीज क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आती, वो चीज क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आती. ठीक है, यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इस चीज की स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या फिर एटॉमिक डायमेंशंस की बात करें, एटॉमिक डायमेंशन की वो कहाँ है, मोमेंटम पोजीशन की, जैसा कि हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने 11th में पढ़ा होगा. ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, उन सब बेसिस के आधार पर देखा गया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितने भी उसके लिमिटेशंस हैं, उसको किसके अंदर पूरा किया जा सकता है, किसी माइक्रो थिंग्स के बारे में जो चीज डिनोट करे उसके बारे में बात करके. तो वो चीज हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, डेवलप किया गया तो बना क्वांटम मैकेनिक्स.
अब ये क्लियर हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स आया कहां से, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स की बात करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स को बताया, और ये मैकेनिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्टेबिलिटी हो गई, डायमेंशन हो गया, पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, जितनी भी चीजें के बारे में बात होने वाली है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, पूरा इलेक्ट्रॉन का खेल रहेगा, ठीक ना। तो वो जो चीज होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब ये हो गया एक डेफिनेशन भी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, शुरुआत तो होगी इसकी, ठीक है, शुरुआत तो इसकी होगी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी बातें हम करने वाले हैं वो कैसे होने वाली है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान देना। अब देखना, अगर हम बात करें क्लासिकल और क्वांटम के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैक्रो पार्टिकल्स थे वो क्लासिकल में आएंगे, जो माइक्रो पार्टिकल्स थे वो किस में आएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे, ठीक है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखिए अगर, तो जो सबसे पहली थ्योरी थी माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स की, वो रेजेंस ने दिया था। क्यों दिया था, इस बात को समझिएगा। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ईवीडीवी का एक ग्राफ पढ़ा होगा, ईवीडीवी का एक ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये ईवीडीवी का कुछ ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें लैम्डा की वैल्यू डिनोट की जाती है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसके कई सारे फॉर्मूलेस निकाले गए, फिर देखा गया कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स में फिट नहीं बैठ रहा। क्या हो रहा, फिट नहीं बैठ रहा। तो रेजेंस नाम का एक साइंटिस्ट था, इन 1905 बंगाल विभाजन के टाइम, ठीक है, उसी समय की बात हो रही, क्या, रेजेंस नाम का, ये जीन्स, जीन्स लॉ, इन्होंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो ईवीडीवी है वो क्या होगा, ईवीडीवी इज इक्वल टू 8 पाई केटी, ठीक है, 8 पाई केटी वी स्क्वायर डीवी अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर क्यू ले लो, सी क्यू ले लो, सी क्यू ले लो, चाहे जाने दो, आर क्यू ले लो, वो आपके ऊपर है क्या लिखते हो, ठीक ना। तो ये एक फॉर्मूला लाया था, हमने आपको बताया है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो रेजेंस में माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज को कहा कि जो ईवीडीवी होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर इसी चीज के थ्रू, ये जो चीज आई, इसी चीज के थ्रू हमारे प्लैंक बाबा हैं, प्लैंक बाबा ने कहा ठीक है, हम मानते कि ये होगा, क्या है, हम मानते हैं कि ये होगा। फिर सेकंड जो थ्योरी थी उसने प्लैंक ने दी, प्लैंक ने दिया क्या कि जो ईवीडीवी है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 पाई एच, इस एच को क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। प्लैंक की थ्योरी में जो एच है उसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इधर वी स्क्वायर डीवी अपॉन, पहले इधर देख लो, इधर सी क्यू लिख लो या आर क्यू लिख लो, यहां पर भी सी बना लो, ठीक है, क्योंकि बार बार सी ही आएगा, आपको सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी क्यू। अब यहां पे ई की पावर, ये ई कहां से आ रहा है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़े होगे, ठीक है, तो वहां पे ई के बारे में बताया गया और हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, तो ये रिवीजन है, ठीक है। तो ई एन वी एन माय डियर क्या लिखवाया था हमने, केटी लिखवाया था, केटी -1, ये किसने दिया था माय डियर, प्लैंक बाबा ने दिया था, ठीक है। पहली थ्योरी रेजेंस की आई, दूसरी किसकी आई, प्लैंक की। फिर प्लैंक के दिमाग में एक चीज स्विच किया, ठीक है, दो थ्योरीज आई, प्लैंक की दो थ्योरीज आई। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, जो रेजेंस ने दिया था उसका वेरिफिकेशन किया किसने, रेजेंस का वेरिफिकेशन किया प्लैंक ने। याद रखना सबसे पहली थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स की रेजेंस लॉ, जो कि 8 पाई केटी वी स्क्वायर डीवी अपॉन सी क्यू थी, ठीक है, उसको वेरीफाई किया प्लैंक ने, ठीक है। अब हम देखते हैं, प्लैंक ने इसे वेरीफाई कर दिया। प्लैंक की दो हाइपोथेसिस थी, ये तो प्लैंक का लॉ हो गया, किसके लिए, रेजेंस के लिए, ठीक है, रेजेंस के लिए। अब समझना, अब एक चीज समझना माय डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक की हाइपोथेसिस थी, ये दूसरा नियम था। प्लैंक की दो हाइपोथेसिस थी, पहला क्वांटा। अब इसका मतलब समझिएगा क्वांटा क्या होता है। जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट क्या होती है,
सन से अर्थ पे आती है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर आती है। और जब आती है माय डियर सन्स, तो पैकेज ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है, पैकेज ऑफ एनर्जी होता है जिसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो उसी पैकेज ऑफ एनर्जी को माय डियर सन्स क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटा। और उस चीज की रीडिंग को क्वांटम, ठीक है। ये क्वांटा क्या है, एनर्जी का पैकेट है। क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी किसी न किसी मोड में ट्रेवल करेगी, तो वो क्या होगा, वो मोड इसके पैकेट के फॉर्म में आता है जो सन से पृथ्वी की तरफ आता है। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक ना। तो ये इन्होंने क्या दिया था, दो थ्योरीज दी थी। एक तो वो क्वांटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा होगा माय डियर सन्स कि E इज इक्वल टू NH न्यू होगा। क्या होगा, E इज इक्वल टू NH न्यू। H जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ चलेगा, ठीक है। तो ये किसने दे दिया, प्लैंक ने। क्या लिख लेना यहां पे, प्लैंक हाइपोथेसिस, ठीक है। प्लैंक देखो शुरू से समझा रहा हूं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या था, क्लासिकल जो लिमिटेशन खत्म हुई, क्वांटम शुरू हुआ। क्वांटम शुरू हुआ, पहली थ्योरी रेजेंस की आई, रेजेंस ने बताया वो जो फॉर्मूला वीडीवी का हमने बताया, फिर उसे वेरीफाई किया किसने, प्लैंक ने। फिर प्लैंक ने दो हाइपोथेसिस दिए, मतलब एक हाइपोथेसिस के अंदर दो चीजें दी। क्या, पहला था क्वांटा, दूसरा E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे n क्या है माय डियर सन्स, n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ठीक है। ये वैल्यू डॉट 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 इंफिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। ये n हो गया, h न्यू को हमने बता दिया, प्लैंक हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो प्लैंक की दो हाइपोथेसिस आई, ठीक है। इतना क्लियर माय डियर सन्स। फिर क्या हुआ, जो हमारा ये जो वे चल रहा था, एक सिस्टमेटिक वे नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो डिस्कशन हम कर रहे थे, पैकेजिंग ऑफ एनर्जी, पैकेजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी चीजें चल रही थी, वो एक स्टेट वे में नहीं था। इसलिए क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी माय डियर सन्स। डी ब्रॉगली ने क्या किया, पहले अपना हाइपोथेसिस दिया। आइए इस हाइपोथेसिस को समझते हैं। प्लैंक तक बात समझ में आई, अब आ जाइए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखने का काम नहीं है, ठीक है, केवल समझो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि जैसे हमारा ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स है, यू लिख देते हैं, ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है, ये दो तरीकों से कायम है। पहला रेडिएशन की वजह से, ठीक है। दूसरा जितने भी इसमें मैटर है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग ऑक्युपाइज एज स्पेस एंड समथिंग मास, क्लास 9 का डेफिनेशन है, ठीक है। रेडिएशन और मैटर, अब देखना रेडिएशन और मैटर, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या होता है, हम जानते थे रेडिएशन बाय मैक्सवेल, क्लास 11th में मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी होगी। उन्होंने बताया था कि रेडिएशन में क्या हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, यानी कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, और वेव नेचर भी हो सकता है, ठीक है। बात क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने तय कर ली थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने तय कर ली थी कि क्या होगा, उसका पार्टिकल नेचर होगा, क्योंकि भाई जो भी मैटर हम देख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में है। ये एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, तो ये मास हो गया, यानी मैटर हो गया, ठीक है। अब ये मैटर है कोई, तो ये पार्टिकल में है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा, डी ब्रॉगली ने, कि जब यूनिवर्स क्या है, एक सिमेट्रिक वेव में है, एक सिमेट्रिक तरीके से है, तो क्या होगा, मैटर के पास भी अपना एक वेव फॉर्म होगा। क्या होगा, मैटर के पास भी एक अपना वेव फॉर्म होगा। ये किसने कहा था, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी कि देयर इज अ सिमेट्रिक वे इन द ऑल द यूनिवर्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक तरीके से पूरा यूनिवर्स चलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होंगी, रेडिएशन में भी और मैटर में भी। इतना क्लियर कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बात आई वेव फंक्शन की, वेव की, जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, श्रोडिंगर की, ऑपरेटर्स की, तो वो चीजें आई कहां से, ये जो चीज बना, ये देखो, ये तीन चीजें पहले से हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपने 9th तक पढ़ा है, इस चीज को आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अब आप बीएससी में पढ़ने वाले हो इस वेव फंक्शन को, यानी कि मैटर के वेव फंक्शन को, और ये कैसे क्रिएट हुआ इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये तो डी ब्रॉगली की हो गई हाइपोथेसिस, ठीक है।
अब इनके हाइपोथेसिस में एक चीज शामिल थी, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसका कुछ डायमेंशन होगा, यानी कि दो चीजें कंफर्म हो गई। इलेक्ट्रॉन के पास अपना डायमेंशन है, जो कि क्या था, क्लासिकल में नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास अपना डायमेंशन है, डायरेक्शन है, ठीक है। अगर डायरेक्शन, डायमेंशन, वेलोसिटी तीन चीजें हैं, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना है, जाना किस चीज पे है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक वेलोसिटी है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और डायरेक्शन तय है कि इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, जब ये इधर ट्रेवल करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ डी ब्रोगली ने कहा कि इसके साथ एक वेव भी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्या करेगा, एक वेव भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के फॉर्म में इधर जाएगा। अगर ये पार्टिकल फॉर्म में जा रहा है तो इसके साथ एक वेव फंक्शन भी क्रिएट होकर इसके साथ जाएगा। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने। किसने कहा, डी ब्रोगली ने माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डी ब्रोगली का ये जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर क्लियर हुआ, और इसी चीज से आया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हो गया इसका वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक है। इसका कुछ मास होगा, ठीक है, और कुछ हाइट से ट्रेवल करेगा, ठीक है, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट वाला। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी वेलोसिटी वी, क्या वी क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा, ट्रेवल कर रहा। तो ये फॉर्मूला किसने दे दिया माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली ने, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इतना क्लियर, एच अपॉन एम वी, यहां तक क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, अब क्या हुआ कि डी ब्रोगली को इस कॉन्सेप्ट को हम सही कैसे मान ले, ठीक है। देखो भाई, साइंस बिना प्रूफ के नहीं चलने वाला, तो इस चीज को हम कैसे मान ले कि सही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो हमारा पहले का थ्योरी था, यानी कि किसकी थ्योरी थी पहले की, बोर्स की। बोर्स की थ्योरी क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्स की एक सिंपल सी थ्योरी थी, एम वी आर इज इक्वल टू क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यही था ना, एन एच बाई 2 पाई। अब देखो, इस चीज को फिर हमें प्रूफ करना होगा। ये किसका था, बोर्स का था, बोर बाबा ने इस चीज को देकर गए थे। अब हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो सच थी, क्योंकि इन्होंने तो अपना प्रूफ करके चले गए थे। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली को जानना चाहते हैं, तो डी ब्रोगली को क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरी को सही साबित करना होगा अपने थ्योरी के थ्रू, यानी कि तभी जाकर डी ब्रोगली सही माना जाएगा। तो डी ब्रोगली ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली ने कहा कि ठीक है, 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमस्टांस होता है, ठीक है, सर्कमस्टांस समझते हो ना, सर्कमस्टेंस। फिर कहा एन लैम्डा, क्या होगा, एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा क्या, जिससे मूव कर रहा, ये क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मूव कर रहा है, इसकी बात होगी। ये इसका सर्कमस्टांस हो गया, यानी कि परिधि हो गई, हिंदी में समझ ना, परिधि हो गई, सर्कमस्टांस हो गया, ये हो गया। अब देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा की जगह पे अभी जो हमने वैल्यू लिखी थी उसे पुट कर देते हैं 2 पाई आर अपॉन एन एच बाई, क्या पुट कर सकते हैं, एम वी पुट कर दिया। कहां पे पुट किया, लैम्डा, यहां पे लिख लेना, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इस एम वी को यहां पे लेते आओ और 2 पाई को नीचे लेते जाओ, तो हो जाएगा एम वी और आर, यहां पे आर बच गया, और इस 2 पाई को नीचे लेते जाओ, यानी कि इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। क्या हमने वही पा लिया, ये देखो, बोर्स थ्योरी राइट हो गई, बोर्स थ्योरी क्या हो गई, राइट हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा क्या कि जो डी ब्रोगली थे, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी
वो बिल्कुल सही है। किस चीज से पता चला? बोर्स के थ्रू पता चला माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। किसके थ्रू पता चला? बोर्स के थ्रू। तो बोर्स ने इस चीज को क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने डी ब्रोगली ने एक और अच्छा काम किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इसके लेमडा की वैल्यू को भी क्लियर कर दिया, ठीक है। लेमडा की वैल्यू को भी क्लियर कर दिया जो थी 12.27, ठीक है। इस वैल्यू को उन्होंने निकाला था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। 2.27 अपॉन अंडर रूट वी, क्या हो गया? अंडर रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। किसमें निकाला? मीटर में, क्योंकि यह क्या था? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें इस चीज को, इसे मिटा देते हैं, समझ में आ रहा ना। अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो ये 10⁻10 मीटर में है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है। 10⁻10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ये लैम्डा की वैल्यू किसने दी थी? डी ब्रोगली बाबा ने दी थी। लिख मत देना डी ब्रोगली बाबा, डी ब्रोगली ने दी थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? इस कहानी का एक रोमांचक मोड़ आया। हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी, हमने उसके आगे एक वर्ड लगाया था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। कई लोगों को इस चीज से बुखार होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। ये एक समझी हुई रचना है। समझी हुई रचना का मतलब समझते हो ना, कि जो हमने सोचा और हमने उसे प्रूव करना चाहा, बाकी किसी और की थ्योरी को पकड़ के हमने उसे प्रूव कर दिया। जैसे डी ब्रोगली ने क्या किया? बोर्स की थ्योरी को पकड़ा और प्रूव कर दिया कि MVR इज इक्वल टू NH/2 कैसे होगा जब लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होगा। और वो कैसे हो रहा था? जो वेव फंक्शन को प्रूव कर रहा था क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। यानी कि एक बात तो ये हुई कि बोर्स का जो है वो सही था पहले से, उसे एक बार और सही साबित कर दिया। दूसरी बात ये हुई कि डी ब्रोगली ने जो अपना कॉन्सेप्ट खुद का निकाला, उसे इनके थ्रू सही कर दिया, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तक ये हाइपोथेसिस थी, ठीक है, तो ये बात चल रही थी कब से कब तक? 1905 से 1923 तक, ठीक है। 1905 से 1923 तक। देखो 1905 में आया फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, 1905, और वो रेजिन्स वाला। उसके बाद 1923 में आया कौन सा? डी ब्रोगली। बीच में 1920 में कॉम्पटन इफेक्ट भी आया था। तो कॉम्पटन इफेक्ट टाइम के साथ आगे बताया जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग लेक्चर चलाएगा कॉम्पटन इफेक्ट के। तो 1923 में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? डी ब्रोगली ने ये थ्योरी सही साबित कर दी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जब आ गया तो दो साइंटिस्ट हुए, क्या? डेविएशन एंड जर्मन, ठीक है। डेविएशन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया? इस चीज को एक्सपेरिमेंटली शो किया कि ये कैसे सही है, और तब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता चला, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि डेविएशन जर्मन इफेक्ट क्या है, ठीक है। जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेंस थ्योरी, जितनी भी थ्योरी अच्छी थ्योरी है जो आपके एग्जाम में आने वाली है, उसे पूछा जाएगा। और लगभग आज हमने जो बताया है इसमें से लगभग 16 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। जितना आज हमने बताया सिर्फ उतने में से, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स पूछता क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछेगा, रेजिन्स पूछेगा 3 नंबर में, 3 या 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। डी ब्रोगली पूछेगा पूरा 5 से 10 पूरा नंबर पूछता है, ठीक है। उसके बाद बाकी छोटी छोटी चीजें पूछता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर से आप 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें पूरा कवर करेंगे और पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, इसे एक्सपेरिमेंटली शो किया डेविएशन और जर्मन ने, जो कि हम उसका एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ने वाले हैं। और पूरा डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए दीक्षित सर टेक द स्क्रीन शॉट।